आप सभी व्यूवर्स को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं बीके दीक्षित हाजिर हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ फैक्ट्स, कुछ नॉलेज, कुछ जानकारियाँ। तो हम क्लास 11th का दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डील करेंगे। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसा कहते हैं कि ढेर सारा मैटर है, इसलिए जो है इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। कितना मैं सफल रहा हूँ ये तो आप बताएंगे। हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है क्लास 11th का पहला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका पार्ट 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो खास बात है वो है two kingdom system. So before going to discuss the two kingdom system, I would like to draw your kind attention towards the classification. क्लासिफिकेशन आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, यानी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को बांटने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब इतने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनको हम क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हम अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमेशा जो है वो ऑर्गेनिजम्स को अपनी जानकारी और कन्वीनियंस के अनुसार उसको क्लासीफाई करने की टाइम टू टाइम कोशिश होती रही। तो कुछ में से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम हालांकि आज उतना ज़्यादा अप्लीकेशन नहीं है, लेकिन चूंकि पहला प्रयास किया गया था क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, इसलिए वो महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद से तो टू किंगडम सिस्टम की जो मेन जो हाइलाइट्स है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम को किसने दिया था। तो बड़ा वेल नोन है, बहुत अच्छी तरह से इस नाम से परिचित है, वो है कैरोलस लिनियस। इन्होंने जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म उस समय में होते उनको दो ग्रुप में बांट दिया। एक एक ग्रुप को उन्होंने प्लांट नाम दिया, दूसरे ग्रुप को उन्होंने एनिमेलिया नाम दिया। एक में प्लांट को रखा, एक में एनिमल्स को रखा। लेकिन ये देखा गया कि बाद में हमारी जब नॉलेज ब्रॉड हुई, जैसे जैसे हमारी जानकारी इंक्रीज होती गई, ये देखा गया कि यार ये कुछ हेट्रोजीनियस असेंबलेज नहीं हो जा रहा है। जहाँ हम सिमिलर एक चीज़ सिमिलर है उनको एक साथ रखें, उसमें बहुत सारे डिसिमिलर चीज़ें जो है वो आ जा रही हैं। तो वो एक क्लासिफिकेशन के साथ साथ स्टडी में भी हिंड्रेंस क्रिएट कर रही थी। तो जैसे कि हम आपको बताएं, बैक्टीरिया की पोजीशन जो है, बैक्टीरिया को पौधों को रखा गया, जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। इसी तरह प्रोटोजोआ को जो है एनिमल में रखा गया, जबकि वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो ऐसे देखा गया कि जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रखा गया, हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया गया, फंजाई की पोजीशन कुछ टाइट नहीं हुई, उसको भी प्लांट के साथ रखा गया। तो ये कुछ कमियां ऐसी थी जिसके वजह से टू किंगडम सिस्टम उतना सफल नहीं हुआ। इस बीच में 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, अब तो 7 किंगडम तक के क्लासिफिकेशन आ चुके हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद एक और क्लासिफिकेशन, वो है 5 किंगडम सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इस पर आप ध्यान देना कि ये 5 किंगडम सिस्टम क्या है। देखो नाम से क्लियर है, 5 यानी 5 किंगडम, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है 5 के में बांट दिया गया। जहाँ लिनियस ने 2 में बांटा, इन्होंने कितने में बांट दिया? 5 में बांट दिया। अब इन्होंने, कौन इन्होंने भाई? इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। तो किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में एक और सिस्टम दिया, उसका नाम रखा गया 5 किंगडम सिस्टम। और वो काफ़ी हद तक जो है वो ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करने में सक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो 5 किंगडम सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम की बेसिस क्या था। तो कोई भी चीज़ जब क्लासीफाई किया जाता है ना, तो उसको कोशिश की जाती है कि कुछ आधार बनाया जाए, कुछ बेसिस बनाया जाए, कुछ क्राइटेरिया बनाया जाए, उसके आधार पर क्लासीफाई जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 5 किंगडम सिस्टम का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो
फाइव किंगडम सिस्टम को जो क्लासिफाई किया गया, उसके जो बेसिस थे वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो बेसिस था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अगर मल्टी सेलुलर है तो उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसी है। पहले हम लोग यहाँ पर जो है डिवीजन का जो आधार था वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर की तरफ रखा गया, मल्टी सेलुलर को दूसरी तरफ रख दिया गया। दूसरा आधार था, दूसरा बेसिस था, दूसरी क्राइटेरिया थी सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में ग्रुप बनाए गए, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट को क्या किया गया, अलग रख दिया गया। यूकैरियोट को क्या किया गया, अलग रख दिया गया। दो ग्रुप बन गए। अब तीसरा जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी आप देखोगे कि जो है वो दो ग्रुप है, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। ये होलोजोइक है, एनिमल से पाया जाता है, लेकिन ये भी हेट्रोट्रॉफिक का ही एक पार्ट माना जा सकता है। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है। तो अब इसके बाद से अगला जो क्राइटेरिया जो रखा गया वो था सेल वॉल। सेल वॉल क्राइटेरिया हालांकि सेल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, लेकिन इसको मैंने अलग इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है। सेल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं होता है। तो दो ग्रुप में बनाया गया, एक सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, एक एब्सेंट था। अब जिनमें प्रेजेंट था उसमें वो किस चीज़ का बना है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सेलुलोज का बना है, काइटिन का बना है या कोई और केमिकल बना है, तो उस बेस पर इसको कैटेगराइजेशन किया गया। और जो नेक्स्ट वन था लाइफ स्टाइल। आप लाइफ स्टाइल देखोगे कि लाइफ स्टाइल का वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब अपना भोजन स्वयं बना रहा है, यानी ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर में रखे गए। कंज्यूमर जो अपना प्लान, जो भोजन दूसरे पौधे एनिमल से गेन करते हैं। और डिकम्पोजर जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं। इस तरीके से इसमें भी तीन कैटेगरी आई गई। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशन का मतलब इस जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं इसका डेवलपमेंट किससे हुआ, किस ग्रुप से इवाल्व हुआ है, और इसके बाद कौन सा ग्रुप इवाल्व होगा। तो ये जो एक एंसेस्ट्रल जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, ये हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 बेसिस में हम आपको एक बार और रिवाइज करा दें। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे। इसके अलावा और भी उन्होंने क्राइटेरिया यूज किए, लेकिन मेन जो बेस था ना वो यही पांचों थे। तो ये 5 आपको याद रखना। ठीक है ना। चलिए, अब ये देखा जाए कि R.H. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया तो उन्होंने कितने किंगडम में डिवाइड किया। अब नाम से तो क्लियर 5 किंगडम है, तो वो नाम तो जाना जाए कि वो 5 किंगडम कौन है। तो 5 किंगडम है। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, एंड द लास्ट वन इज द एनिमेलिया। और देखिए ये हिरार्की ऑर्डर में है, मतलब मोनेरा सबसे एंशिएंट है, उससे डेवलप प्रोटिस्टा है, उससे डेवलप फंजाई है, उससे डेवलप प्लांटी है, उससे डेवलप एनिमेलिया है। तो ये जो 5 किंगडम बना दिए गए, इसका फायदा ये हुआ कि 2 किंगडम सिस्टम की बहुत सारी जो एनॉमलीज थी वो सब दूर हो गई। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये भी सिस्टम फुल प्रूफ है, इसमें बहुत सारी कमियां ली गई, लेकिन फिलहाल ये अच्छा है। चलिए, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कि जो अलग अलग जो किंगडम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा। इस वीडियो में मैंने मोनेरा को पूरा टेकअप किया हुआ है। मोनेरा किंगडम में के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो पहला क्या है कि मोनेरन्स आर प्रिमिटिव, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें 2 वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मोनेस आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से ये देखा आपने कि ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये कॉलोनीज में बनाते हैं। कॉलोनीज में एक ग्रुप, एक ढेर सा बन जाएगा। और ट्राइकोम का मतलब एक फिलामेंट्स जो है टाइप के जो है वो स्ट्रक्चर्स में बन जाएंगे। मतलब एक जो धागा होता है ना, धागे की तरह लंबी एक चेन बना लेंगे, कल मिलेंगे। ठीक है। एक सेल की जो है लंबाई, एक सेल जो है मोटाई में
वो जुड़ के एक लंबा सा धागा टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं, उसी के स्मॉल पीस होते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, मोनेरा में सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और प्रेजेंट होगा तो वो एक स्पेशल केमिकल का बना होता है जो अन्यों से इसको, अदर से इसको डिफरेंशिएट करता है। उस केमिकल का नाम है पेप्टिडोग्लिकेंस। याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लिकेंस। नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन आप टुकड़ों में तोड़ के याद कीजिएगा ना, पेप्टिडोग्लिकेंस। तो 3 वर्ड का दीजिएगा तो बन जाएगा पेप्टिडोग्लिकेंस, या गुरामिक एसिड भी कहा जाता है। पेप्टिडोग्लिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक कंपोनेंट और होता है, लिपिड भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन देखा जाए तो ये सेक्सुअल मेथड सबसे ज़्यादा कॉमन है। सेक्सुअल नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जीन जो ट्रांसफ़र होता है ना, जीन ट्रांसफ़र द्वारा जीन का ट्रांसफ़र होता है तो उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि गैमेट नहीं बनता है। ठीक है ना। तो जो मेन कैरेक्टर थे वो एक बार और फिर से सुन लीजिए। यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है मोनेरा। ये कॉलोनी बनाते हैं, फिलामेंट्स बनाते हैं, ट्राइकोम भी बनाते हैं। सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो पेप्टिडोग्लिकेंस है, और रिप्रोडक्शन जो कॉमन मोड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो गैमेट्स होते हैं, जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं, वो नहीं बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा किंगडम को 4 जो है ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी काफ़ी वेरिएशन था, तो इनको जो है वो 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप था आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप था बैक्टीरिया, तीसरा ग्रुप था साइनोबैक्टीरिया, और चौथा ग्रुप था माइकोप्लाज्मा। तो ये 4 ग्रुप बनाए गए। कौन कौन, एक बार फिर से सुन लीजिए। आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो इनको अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे आर्कीबैक्टीरिया, आर्की, मैं बार बार कहता हूँ कि बायोलॉजी में जो टर्म्स होते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। आर मतलब होता है एंशिएंट, और बैक्ट वर्ड जो बना है ना, रॉड शेप, यानी इनकी जो बॉडी होती है ना वो रॉड शेप होती है, इलांगेटेड जनरली हैं, और एंशिएंट है, मतलब बहुत पुराने हैं। अगर ये कहा जाए कि सबसे पहले यही डेवलप हुए इस अर्थ के ऊपर, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो ये एंशिएंट रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स को आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है। अब इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव एनारोबिक प्रोकैरियोट, यहाँ एक और वर्ड आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्कीबैक्टीरिया हैं ये एंशिएंट रॉड शेप्ड एनारोबिक प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट का मतलब इनका न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड में भी रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ट में भी रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा साल्टी कंसंट्रेशन हो, जहाँ पर नमक साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ भी ये रहते हैं। एक्सट्रीम का मतलब यही होता है कि मतलब दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक हाई साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई एसिडिक कंडीशन, हाई वेरी हाई टेम्परेचर पे भी ये रह जाएंगे। ठीक है, अब इसके ये क्यों रह जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फैक्ट्स को याद कर लीजिए, आपके अंदर हमेशा ये प्रश्न उठना चाहिए कि अच्छा रहते हैं इस तरह कंडीशन में तो क्यों रहते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हम आंसर आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके जो सेल होती है ना उसमें ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं ना दे मेक देम रेजिस्टेंट अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशंस, हाई मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में ये इनको सर्वाइवलशिप को शो करते हैं। मतलब ये निश्चित करते हैं कि इनके वजह से ही वो सुरक्षित रहते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब आर्कीबैक्टीरिया में भी वेरिएशन है, अब वेरिएशन क्लासिफिकेशन करेंगे ही, तो उनमें 3 डिसिमिलर ग्रुप दिखे गए। उनके फंक्शंस जो है वो अलग अलग थे, और हैबिटेट मतलब हैबिटेट का मतलब जो है जहाँ पे रहते, तो ये कहाँ रहते हैं ये भी थोड़ा सा अलग था। जैसे मीथेनोजेन है, अब नाम से क्लियर है कि मीथेन से तो कुछ न कुछ तो लिंक है। तो मीथेन से इनका लिंक यही है कि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं,
ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनका नाम मीथेनोजेन रखा है। ठीक है ना। जैसे मीथेनो बैक्टीरिया, आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले नाम पहले याद करने की कोशिश करते हैं। मीथेनोजेन्स, हेलोफाइल्स, हेलो मतलब होता है साल्ट, ठीक है ना। तो हेलोफाइल मतलब होता है लविंग। इसका मतलब ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, ये ऐसे कंडीशन में पाया जाता है साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और थर्मो एसिडोफाइल्स, कुछ बुक्स में इनको अलग कर दिया गया, थर्मोफाइल और एसिडोफाइल को अलग है, लेकिन हमने इसको एक साथ रखा है। यानी ये ऐसे आर्की बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो इन तीन ग्रुप के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मीथेनोजेन। अब मीथेनोजेन क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहली पॉइंट ये हो गया कि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनका नाम मीथेनोजेन है। और रहते कहाँ हैं? तो ज़्यादातर ये मार्सी एरिया में, दलदली जो होता है ना, मार्सी एरियाज में रहते हैं। और एक यूनिक हैबिटेट इनका है, क्या है वो? गट ऑफ एंड कैटिल एनिमल्स, जो रूमेन होता है ना, जहाँ पे उनके फूड का डाइजेशन होता है, जो कड जो फूड होता है ना, उसको डाइजेस्ट करते हैं। और जब एनारोबिक डाइजेशन होता है तो उसमें, और ये एक्चुअली मार्सी एरियाज में ये मीथेन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, पहला चीज़ दे लिव इन मार्सी एरिया, दूसरी एंड द गट ऑफ कैटिल। एक तो हैबिटेट हो गया, दे लिव इन मार्सी एरियाज एंड गट ऑफ कैटिल, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि दे लिव इन एनारोबिक कंडीशन, ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, जैसा कि मार्सी एरिया में जो रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे मीथेनोबैक्टीरियम, मीथेनोबैसिलस, मीथेनोकोकस, याद रखना, नाम याद रखना बड़ा आसान है। मीथेनोबैक्टीरियम, मीथेनोबैसिलस, मीथेनोकोकस। अच्छा, दूसरा हेलोफाइल्स है। हेलोफाइल्स में क्या है? दे लिव इन एक्सट्रीम सेलाइन एनारोबिक कंडीशन। अभी यहाँ पर केवल अंतर क्या आ गया कि ये सेलाइन कंडीशन में रहते हैं। और दूसरी चीज़, दे प्रोड्यूस ए पर्पल कलर पिगमेंट, मतलब इनमें पर्पल कलर पिगमेंट प्रोड्यूस होता है और उसका नाम है हेलोरोडॉप्सिन। ये बहुत यूनिक चीज़ है कि इनका पर्पल कलर क्यों होता है? तो इनके अंदर हेलोरोडॉप्सिन एक पिगमेंट होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो आइज होती है ना, उसमें रॉड और कोन सेल्स होते हैं, तो उसमें रोडॉप्सिन होता है आइज के अंदर, ठीक है ना। तो वही रोडॉप्सिन है। रोडॉप्सिन, ये हेलो वर्ड जोड़ दिया है, तो इसका मतलब कि ये साल्टी कंसंट्रेशन में आर्की बैक्टीरिया के अंदर डेवलप होते हैं। एंड इसकी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलो रोडॉप्सिन द कलर इज पर्पल, ठीक है ना। ओके। अब एक और चीज़ इसमें खास है कि हाई अंडर हाई इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी जब हाई होती है तो ये एटीपी बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अपने एटीपी बना लेंगे सनलाइट को यूज़ करके, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन है? हेलो बैक्टीरियम, हेलो कोकस। और थर्मोइस्डोफाइल नाम से क्लियर है कि ये हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में पाए जाएंगे। तो पाए जाते हैं ये, दे आर फाउंड इन हार्ट सल्फर स्प्रिंग्स। अब हार्ट सल्फर में हाई टेम्परेचर होगा। एंड क्या करते हैं? ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फर ऑक्साइड, ये सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में बदल देते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उससे अपना ऑटो न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा ये सल्फ्यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है सल्फोबोलस और थर्मोप्लाज्म, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स को भी एक एक, कम से कम एक एक एग्जाम्पल याद रखिएगा ही। इसके साथ आ जाते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ मोनेरा। मोनेरा में जो हम लोगों ने 4 ग्रुप देखे थे, उसमें से अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? आर्की बैक्टीरिया। अब दूसरा है बैक्टीरिया, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो आर्की बैक्टीरिया में देखिए क्या होता है, इनको यू बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको क्यों बैक्टीरिया के नाम से भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट होता है, जो सब जगह पाया जाता है। ये भगवान है, कहीं भी पाया जा सकता है। जैसे कहा जाता है ना, भगवान जगह पाए जाते हैं, तो ऐसे ही बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। कह दूँ मतलब कोई ऐसा हैबिटेट नहीं है जहाँ पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाए जाने की संभावना हो और वहाँ बैक्टीरिया ना हो, पहले यही पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट है और यूनिसेलुलर है। लेकिन यूनिसेलुलर का मतलब बॉडी एक सेल की बनी है, लेकिन ये कॉलोनी में भी रहते हैं।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉलोनी बना है, फिलामेंट भी बनते हैं। तो इनके जो अलग अलग शेप होते हैं, तो अलग अलग शेप का, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए कूलर है, तो इस फार्म को हम लोग कोकस फार्म बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोकस। ये देखिए रॉड शेप्ड है, तो ये रॉड शेप को हम लोग बेसिलस फार्म कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये स्पाइरल है, तो ये स्पाइरलम फार्म होता है। और इसी में आप देखो कुछ कामा शेप होते हैं, कामा समझ रहे हो ना, फुल आप कामा उसी, तो कुछ कामा शेप होते हैं, तो उनको विब्रियो कहा जाता है। हालांकि इन विब्रियो और स्पाइरल को एक ही में हेलिकल से भी रखा जा सकता, मतलब हेलिकल बैक्टीरिया में विब्रियो और स्पाइरलम दोनों को एक साथ रखा गया है। और जो तीसरा होता है वो माइसेलियल, जैसे देखिए माइसेलिया का एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये फार्म है कोकस। कोकस का एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस। तो कोकस में क्या होगा, ये स्फेरिकल होंगे, इनकी स्फेरिकल होगी। बेसिलस ये रॉड शेप्ड होते हैं, डिप्लो बेसिलस देखिए जैसे रॉड शेप्ड है। और यहाँ स्पाइरलम और विब्रियो में क्या होता है, बॉडी हेलिकल होता है। और माइसेलिया में ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है अगला टॉपिक है बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिलेशन। बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है और फ्लैजिला के आधार पर इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। देखिए जैसे ABCDEF है हमने, और फिगर के साथ इसको शो करने की कोशिश की है। अब आप पहले इस फार्म को देखिए, इसमें कहीं फ्लैजिला दिख रहा है? नहीं। पहले तो जानिए फ्लैजिला क्या है। ये देखिए ये एक व्हीप लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना एक, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता है। तो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इन विच फ्लैजिला इज एब्सेंट, उसको हम लोग कहते हैं ए ट्राइकस। यानी ए ट्राइकस में क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो जितने कोकस फार्म होते हैं वो फ्लैजिला एब्सेंट होता है। दूसरी तरफ आप देखिए ये बैक्टीरिया है, इसमें एक फ्लैजिला एक इंड पर फैला है, ओनली वन फ्लैजिला। तो वन मोनो मतलब वन, ट्राइकस होना फ्लैजिला, यानी बैक्टीरिया हैविंग वन फ्लैजिला इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। यानी मोनोट्राइकस में वन फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, ए ट्राइकस में फ्लैजिला एब्सेंट होगा। अच्छा, उसके बाद से एम्फी ट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है दोनों। तो आप यहाँ पर देखिए इस बैक्टीरिया के दोनों तरफ फ्लैजिला निकला हुआ है। तो ए बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑन बोथ द साइड इज एम्फी ट्राइकस। और इसमें देखिए, इसमें ए बैक्टीरिया हैविंग ए टफ फ्लैजिला एट वन इंड, एक इंड पर फ्लैजिला प्रेजेंट और एक ग्रुप में है, इसको हम लोग कहते हैं सिफाइलोट्राइकस। यानी सिफाइलोट्राइकस क्या है, ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन इंड। अब आ गया लोफोट्राइकस। देखो कभी कभी बच्चे जो है सिफाइलो और लोफो में कंफ्यूज हो जाते हैं और बुक्स भी कंफ्यूज कर देती हैं, इसलिए मैं स्पेशली आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा। सिफाइलो में ये टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एक इंड पे होगा, और लोफो में क्या होता है कि दोनों साइड पे एक टफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ द इंड, तब इसको हम लोग कहेंगे लोफो। और जब एक ही तरफ हो तो उसको हम लोग कहेंगे सिफो। और पेरी मतलब पेरीफेरी, यानी होल पेरीफेरी पर फ्लैजिला पाया जाता है, पूरी बॉडी में पाया जाता है, तो इसको हम लोग पेरीट्राइकस कहते हैं। तो ये कौन कौन से 6 ग्रुप हुए, ए ट्राइकस हैविंग नो फ्लैजिला, मोनोट्राइकस हैविंग वन फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस वन फ्लैजिला बोथ द इंड, सिफाइलोट्राइकस ए tuft of flagella at one end, Lophotricus a tuft of flagella at both end, Peritricus flagella distributed all over the surface। तो ये रहा फ्लैजिलेशन। इसके बाद से देखिए अब ये जो आगे आपके सामने आया है कि सेल को का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अभी हमने आपको बताया कि सेल वॉल में पेप्टिडोग्लिकेंस और लिपिड्स पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा जो है नहीं करती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें पेप्टिडोग्लिकेन ज़्यादा होता है, कुछ में क्या होता है, लिपिड ज़्यादा होता है, यानी पेप्टिडोग्लिकेन कम होता है। तो इस आधार पर 2 कैटेगरी जो है वो बन जाती है बैक्टीरिया, उसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। अब इसका नाम ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्यों पड़ा? एक्चुअली एक डैनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राम, और उन्होंने स्टेन किया एक पर्टिकुलर स्टेन, जिसे जो है क्रिस्टल वायलेट से स्टेन के, और फिर उसको अल्कोहल से वाश करके फिर सैफरनिन से उसको स्टेन किया। तो ये देखा कि 2 कैटेगरी बैक्टीरिया की मिलती है, कुछ जो है वो क्या होंगे पर्पल कलर के हो जाते हैं और कुछ रेड कलर के हो जाते हैं। तो उसको स्टडी करने के बाद ये पाया कि दोनों में वही डिफरेंस है
और इसलिए उसको उन्होंने जो स्टेन, जो मतलब क्रिस्टल वायलेट से डार्क स्टेन पकड़ लेता है, उसको ग्राम पॉजिटिव कहा गया। पॉजिटिव जो स्टेन के साथ पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है, और ग्राम निगेटिव जो स्टेन के साथ निगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के जो दो ग्रुप बने उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आप यहाँ देखिए, इनको कलर किया गया है क्रिस्टल वायलेट से, फिर अल्कोहल से वाश किया गया है, फिर सेफरेनिन से जब रंगा गया तो ग्राम पॉजिटिव ये कलर शो करते हैं और ग्राम निगेटिव इस तरह का कलर शो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ दो डिफरेंस, है बहुत सारे डिफरेंस, बट मैं केवल दो ही डिफरेंस पर फोकस करूँगा, ठीक है। हैव मोर पेप्टिडोग्लिकेन्स लेस फैट इन सेल वॉल, इसमें पेप्टिडोग्लिकेन ज़्यादा होगा और लिपिड कम होगा। अब उसका उल्टा यहाँ पे पेप्टिडोग्लिकेन कम होगा, और सॉरी उल्टा मैं बोल गया, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लिकेन्स ज़्यादा होते हैं, लिपिड कम होते हैं। और ठीक उल्टा ग्राम निगेटिव में क्या होगा, पेप्टिडोग्लिकेन्स कम होगा और लिपिड्स ज़्यादा होंगे, ठीक। अच्छा, इनका जो कलर होगा ग्राम पॉजिटिव का वो क्या होगा, पर्पल होगा। क्या होगा, इनका कलर पर्पल होगा। और जो ग्राम निगेटिव का स्टेनिंग के बाद पिंक हो जाएगा। मैं स्टेनिंग प्रोसेस एक बार फिर बता दूं, क्रिस्टल वायलेट से पहले स्टेन करेंगे, फिर अल्कोहल से वाश करेंगे, ठीक है। उसके बाद से मैंने अल्कोहल से डी स्टेन करते हैं, उससे पहले वाटर से वाश कर लेते हैं, और लास्ट में सेफ्रेनिन से कलर करते हैं। तो सेफ्रेनिन से कलर करने के बाद ये दो टाइप के आपको कलर दिखेंगे। अगर पर्पल आया तो ग्राम पॉजिटिव, अगर रेड आया तो ये पिंक आया, रेड आया तो ये ग्राम निगेटिव होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होता है कि टिकोइक एसिड भी पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम निगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, तो ये कुछ और कैरेक्टर्स इसके रहे। अब आ गया सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, आप सेल स्ट्रक्चर का जब बात करेंगे ना तो सबसे पहले याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक है। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब कि ये जो न्यूक्लियस होगा वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब नहीं होंगे। तो क्या होंगे, जो होंगे वो देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है और इट शोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें देखिए स्लाइम लेयर होगा, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल, अलग अलग कई नाम दिए जाते हैं। फ्लैजेला होगा और इसके अलावा फिम्बरी होगी। कोई जरूरी नहीं है कि फैला समय पाया, अभी आपने देखा ये चीज़ कुछ में नहीं होते हैं। तो मैं इस डायग्राम सेल स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए ये जो पिंक कलर का बाहर की तरफ एक बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये स्लाइम है, स्लाइम, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया जब अपना एक्टिव ग्रोथ करता है तो उसमें कुछ पॉलीपेप्टाइड्स जो है रिलीज करता है, वो इसकी बॉडी के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अर्ली स्टेज में इसको हम लोग स्लाइम कहते हैं, जो वाटर से वॉश करने पर रिमूव हो सकता है, लेकिन बाद में जब सूख के कड़ा हो जाता है ना तब इसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि स्लाइम लेयर आफ्टर डिहाइड्रेशन कन्वर्टेड इनटू कैप्सूल, और कुछ बैक्टीरिया में परसिस्टेंट हो जाता है, नहीं होता है। तो जिनमें प्रेजेंट होता है कैप्सूल उनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो स्लाइम लेयर हो गया। दूसरा सेल वॉल, अब इसके नीचे जो कलर जो सेल वॉल दिख रहा है ना, ये जो है ग्रीन कलर का, ये सेल वॉल है। और आपको भी बताया कि सेल वॉल में क्या होगा, पेप्टिडोग्लिकेन और लिपिड प्रेजेंट होगा। सेल वॉल के बाद नीचे एक सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन जैसा कि यूकैरियोट में होगा वो प्रोटीन और लिपिड के बने होंगे सेल मेम्ब्रेन। और ये देखिए ये साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, ये सब साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में जो है, जो साइटोप्लाज्म के एक चीज़ याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब नहीं होगा। लेकिन एक स्ट्रक्चर बहुत प्रोमिनेंट होता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होगा और 70S का होता है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक लैमली पाई जाएंगी, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, तो उसमें लैमली पाई जाएंगी जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया का विकल्प इनमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, सल्फर ग्रेन्यूल्स, वॉलुटीन ग्रेन्यूल्स, मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स, ये सब इसके अंदर पाए जाएंगे। और देखिए लास्ट में जो रेड कलर का कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, जो कॉइल होकर के सेंटर में एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी को हम लोग न्यूक्लियर कहते हैं।
और ये न्यूक्लियाइड को हम लोग न्यूक्लिन, जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक अपरेटस, ठीक है ना, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है, ये नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसमें फ्लैजला, जैसा कि पहले देखा, फ्लैजला भी पाया जा सकता है। इसके अलावा ये फ्लैजला तो बॉडी पे एक या दो या पूरी बॉडी पे बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो फिम्बरी है ना, ये फ्लैजला की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, रोए तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये बैक्टीरिया की बॉडी पे पाए जाते हैं। इनको फिम्बरिया पीलाई बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन में देखिए दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक, आप जानते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना भोजन स्वयं बना ले, और फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में दो कैटेगरी होगी, फोटोसिंथेटिक और कीमोट्रॉपिक। तो फोटोसिंथेटिक जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे, कीमोसिंथेसिस वो कुछ केमिकल कन्वर्जन करके, जैसे आपने देखा ना पहले कि जो सल्फर बैक्टीरिया था, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड में बदल दिया था, उससे जो एनर्जी मिली उससे अपना भोजन बनाता है। ऐसे ही ये कैटेगरी है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, ये सब कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल है। हेट्रोट्रॉपिक में पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक आप पढ़े ही हैं पहले 10th में, और सिम्बायोटिक राइजोबियम में होता है। तो ये टॉपिक पहले से हुआ है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। हाँ, रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है, बाइनरी। अब हम देखा है ना, बैक्टीरिया अमीबा में, बैक्टीरिया अमीबा में बॉडी 2 भागों में बट जाती है, तो बैक्टीरिया में भी जो इसकी बॉडी होती है ना 2 भागों में बट जाती है। तो वही बाइनरी फिशर, बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशर। बाइनरी फिशर में एक चीज़ है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद बॉडी डिवाइड होती है, तो ये चीज़ें होती है। अच्छा, इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, सिस्ट और इंडोस्पोर, ये एक तरह के अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाले स्ट्रक्चर हैं, जो अनफेवरेबल जब निकल जाएगा तो फिर उसमें से बैक्टीरिया अपने आप रिलीज हो जाएगा। अच्छा, ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी एक मेथड है, इसी को कुछ साइंटिस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मानते हैं, क्योंकि देखिए जीन का ट्रांसफर होता है और जीन उस स्ट्रक्चर को चेंज भी कर देता है, तो इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। ये कंजुगेशन में जो जीन का जो ट्रांसफ़र होता है उसके आधार पर इसको ग्रुप में बांटा गया है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो कंजुगेशन में 2 बैक्टीरिया एक साथ नज़दीक आएंगे और जीन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि लिक्विड मीडियम के थ्रू जीन का ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन। तो जीन के ट्रांसफर होने के मोड के आधार पर ये 3 कैटेगरीज है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफर। चलिए, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो बैक्टीरिया पॉजिटिव और निगेटिव, हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और फ़ायदेमंद हैं। तो फ़ायदेमंद क्या है, प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। निगेटिव है, कई तरह के पौधों जानवरों में डिजीजेज क्रिएट करते हैं। अगला ग्रुप और तीसरा ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में कॉमनली हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनीज के रूप में रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया था उसीलिए। यहाँ पर एक आपको ध्यान बताना चाहूँगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कलर ब्लू ग्रीन होता है, और इसके लिए जो पिगमेंट जिम्मेदार होते हैं वो होता है फाइकोसाइनिन, और क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। अच्छा, कॉलोनी, यहाँ पे एक और खास बात है कि इनकी जो कॉलोनी जो होती है ना वो एक जिलेटिनस यानी म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड होती है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और सेल्स प्रोकैरियोटिक होंगी। इसके अलावा जो है सेल वॉल, जैसा कि बैक्टीरिया में था, पेप्टिडोग्लिकेंस के बना, इसलिए इसको पहले एल्गी में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको अलग करके बैक्टीरिया के साथ रख दिया गया क्योंकि इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लिकेंस प्रेजेंट होता है। और ऑल मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफिक, सभी मेंबर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और बैक्टीरिया की तुलना में मतलब उससे उल्टा, उससे विपरीत, उसके अपोजिट ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब ये एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी का, ये देखिए नास्टाक है। इस नास्टाक में क्या है, देखिए बाहर म्यूसिलेजिनस शीट है और ये सेल है, और कई सेल एक लाइन में जुड़ करके ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये फिलामेंट म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड है। अच्छा, इसमें देखिए ये डार्क कलर के स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इनको कहते हैं हेटेरोसिस्ट,
तो क्या मतलब है हेटेरोसिस्ट का? है तो है, हम क्या, हमको क्या इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेटेरोसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसलिए ब्लू एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्स करता है ना, वो इसी की वजह से करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेल स्ट्रक्चर में देखिए बैक्टीरियल सेल वाल की तरह ही होता है, ठीक है। बाहर में शीट होगी, सेल वाल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये देखो फोटोसिंथेटिक लैमलीज यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक होता है ना। और ये सेंटर में देखिए डीएनए जो है ऐड होकर न्यूक्लियाइड बना रहा है। तो ये बैक्टीरिया की तरह होता है, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं होता है। और इसके बाद से साइनोबैक्टीरिया में जो बताया उसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें दो पिगमेंट होते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, और इसके साथ कैरोटीन। ये सी फाइकोसाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, ये दो जो पिगमेंट है यही ब्लू ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं। अच्छा, पिगमेंट सी फाइकोसाइनिन इम्पार्ट ब्लू कलर, और रिजर्व फूड मटेरियल ये इम्पोर्टेंट है, साइनोफाइसियन स्टार्च होता है ना। ये एक तरह का स्पेशल स्टार्च है जिसका नाम साइनोफाइसियल स्टार्च रखा गया है। और ये नाइट्रोजन फिक्स हैं, जैसे कि आपको बताया हेटेरोसिस्ट की वजह से। अब इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद से फोर्थ ग्रुप है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो कौन डिस्कवर किया था? नोकार्ड एंड राउक्स ने 1998 में डिस्कवर किया था। पहले इसको पीपीएलओ कहा जाता था, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ मतलब फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल वाले सेल वाल नहीं होता है, ठीक है ना। और ये हाईली पॉलीमार्फिक होते हैं। पॉलीमार्फिक का मतलब क्या होता है? पॉलीमार्फिक मतलब बहुरूपिया। ये अपना शेप बदल रहते हैं, इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, ये बदलते रहते हैं, यानी वेरी इन शेप, इसलिए इनको पॉलीमार्फिक कहते हैं। और ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कैच करते हैं। तो एक एक डिजीज याद रखिएगा, निमोनिया और यूरेथ्राइटिस इन एनिमल, और बंची टॉप ऑफ बनाना एंड लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल प्लांट में, ये दो डिजीजेज होती हैं। तो ये है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन पार्ट 1। अभी देखिए पार्ट 1 में इतना टाइम लग गया, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा प्रयास सफल रहेगा। तो कैसा रहा आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन करे तो। इससे क्या होगा, आपको वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू। तो